ओके, आई शेयर्ड माय स्क्रीन। अभी बताओ, आइसोमरिज्म जो होता है वो कितने टाइप का हमने डिस्कस किया था? ना सर, दो टाइप का हमने डिस्कस किया था आइसोमरिज्म को। पहला क्या था? क्या था पहला? स्ट्रक्चरल। दूसरा था स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंडर में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना मिला था। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टॉटमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म। ये सब हमने पिछले क्लास में अच्छे से हो या फिर जल्दी जल्दी से हो हमने खत्म किया था। ओके, तो यहाँ से इन सारों में से आपका कौन कौन सा डाउट है मुझे बताइए, या फिर हम सारे को अच्छे से डिस्कस करें फिर से? क्या बच्चे, आप क्या चाहते हो? फिर से डिस्कस किया जाए सब कुछ, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दिया जाए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तरफ। होपफुली मैं आप लोगों को ऑडिबल हुआ हो रहा होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पहला पॉइंट क्या था ना? एक आइसोमर वो होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और वैसे करके उसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है। तो इसको हमने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, या फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, या फिर सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, बिकॉज इसके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बनावट में डिफरेंस है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बनावट में डिफरेंस है। तो आगे जब हम चलेंगे तो इसका पहला पार्ट हमने देखा था चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में हमें क्या बोला गया था ना? जब नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम सेम होंगे, पर अपना जो कार्बन चेन है वो देखने के लिए हमें डिफरेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन एटम का एक सीधा चेन है एन ब्यूटेन, whereas यहाँ पर एक आइसोब्यूटेन है जिसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं। तो ये इस दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो सेम है, तो स्ट्रक्चर अलग है, इनफैक्ट नेम अलग है, और इन लोगों का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है चेन आइसोमरिज्म के बारे में? इसका और एक एग्जांपल हमारे पास था एन पेंटेन और नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन का बीच। ये एग्जांपल भी देख लीजिए। फिर अगला आइटम ये है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन मतलब क्या ना? देखो, ये भी एक कंपाउंड है जहां पर आप डबल बॉन्ड को पहले पोजीशन में रख सकते हो, ब्यूट 1 इन, या फिर आप इसी डबल बॉन्ड को दूसरे पोजीशन में रखते हो तो ये बन जाता है ब्यूट 2 इन। वैसे ही अगर आप अल्कोहल ग्रुप को पहले पोजीशन में रखते हो ये बनता है प्रोपान 1 ऑन। अगर आप पोजीशन बदल के यहाँ पर रख लेते हो तो ये बनता है प्रोपान 2 ऑन। और इन दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इन दोनों का सिर्फ ये सेम है। क्या सेम है ना? केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट इन लोगों का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो यहाँ पर समझ आया? अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछो कि सर चेन और पोजीशन में से कोई समझ नहीं आया। अगर समझ आया तो आगे चलते हैं हम फंक्शनल पे। यहाँ पर देख लो और एक चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। ओके, अभी चलते हैं हम फंक्शनल पे। फंक्शनल में क्या होता है ना? फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, तो वहां पर हम बोलेंगे इसको फंक्शनल आइसोमरिज्म, और अपना फॉर्मूला सेम होता है, जैसे कि अल्कोहल्स और ईथर्स। ओके, ये है अल्कोहल इथानॉल, ये है मिथॉक्सीमीथेन। यहाँ पर इन लोगों का फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग है। देखो यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, रिपीट किया जा रहा है आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर भी तो मुझे पूछो। तो यहाँ पर देखो प्रोपानॉल और प्रोपानोन। प्रोपानॉल में क्या होता है ना? अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और प्रोपानोन में कीटोन ग्रुप होता है। ओके, कीटोन ग्रुप कैसा होता है ना? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ ऐसे आर ग्रुप होते हैं, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी ग्रुप। और यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरे तरफ आर ग्रुप होता है, तो इसको हम बोले एल्डिहाइड। और यहाँ पर देखो सियानाइड और आइसोसियानाइड, या आपने स्कूल में भी थोड़ा देखा होगा सियानाइड और आइसोसियानाइड।
सियानाइड में क्या होता है ना, कार्बन बनाता है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड, बट आइसोसियानाइड फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है ना, जो सियानाइड का नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ। ओके, तो ये हो गया अपना फंक्शनल आइसोमरिज्म, जहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से अपने कंपाउंड का प्रॉपर्टीज चेंज होता है। उसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी है मेटामरिज्म। सर मेटामरिज्म क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है इस ईथर में, इथॉक्सी ईथर में हो, ओके, या फिर मिथॉक्सी प्रोपेन में हो। यहाँ पर देखो मिथॉक्सी कौन सा है, ये वाला पार्ट है मिथॉक्सी और ये वाला पार्ट है इथॉक्सी। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ये हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो सेम है, बट आप लोगों को डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है उन्हीं सेम कंपोजिशन से, और ये तीनों कंपाउंड के कैरेक्टर और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और ये एक डिफरेंट टाइप्स के ईथर्स में गिने जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेटामरिज्म। और ऐसे नहीं कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप करके मेटामरिज्म बोल दिया, ऐसे नहीं होगा, वो फंक्शनल आइसोमरिज्म के अंदर जाएगा। और यहाँ पर भी सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और आपका जो है वो अपना कार्बन और नाइट्रोजन का अमाउंट भी सेम होना चाहिए, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो यही सबको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ओके, तो आगे यहाँ पर देखो पेंटानोन, पेंटान 3 और यहाँ पर पेंटान 2। समझ आया बच्चा, सबको समझ आ रहा है? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है मेटामरिज्म में? मेटामरिज्म एक बेसिस प्रोसेस है, सेम फंक्शनल ग्रुप में आप इसे करते हो। अब हम चलते हैं टॉटोमरिज्म की तरफ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें कॉपी पेन का सहायता लेना पड़ेगा। टॉटोमरिज्म क्या होता है ना, एक होता है कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म से हमें इनोल फॉर्म जा सकते हैं, या फिर इनोल फॉर्म से हम कीटो फॉर्म को जा सकते हैं। और ये जो डबल आरो हमने यहाँ पर दिया है, इस तरह का डबल आरो, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, हाँ कि नहीं बच्चों? यहां तक समझ में आया अच्छे से? तो अभी देखते हैं कीटो इनोल टॉटोमरिज्म होता कैसे है और ये कहां पर देखा जाता है। तो पहला पार्ट जो है कीटोन ग्रुप में ये देखा जाएगा, और दूसरे पार्ट में कौन रहेगा ना, इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म मतलब क्या होता है ना, इनोल फॉर्म में एक इन होता है, इन क्या है, EN डबल बॉन्ड, और ऑल क्या है, अल्कोहल OH। तो ऐसे होता है। यहाँ पर देखो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में यहाँ पर टॉटोमराइज करता है, ये कीटो वाला कंपाउंड कैसे जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल के यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब देखो ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, ये जो लोन पेयर है यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाता है, और ये हाइड्रोजन पहले से पॉजिटिव होकर निकल गया है, तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर इस नेगेटिव पर अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर OH बना देता है। यही है अपना बेसिक मैकेनिज्म कीटो इनोल टॉटोमरिज्म का। तो कैसे कर सकते हैं हम इस मैकेनिज्म को, कैसे पॉसिबल है ना, एक है एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्सन, दूसरा है बेस कैटालाइज्ड कन्वर्सन। एसिड कैटालाइज्ड में हम क्या करेंगे ना, H+ देंगे, H+ देंगे बैकग्राउंड में, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज हमेशा अटैक करता है पॉजिटिव के ऊपर। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ले या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर ले, हाँ कि नहीं निश्चित? ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ले और पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर ले? नहीं होता, ये लोग रिपल्सन करते हैं, ये लोग रिपल्सन करते हैं। आप लोग मैग्नेट में जो खेल रहे थे स्कूल में, तो ऐसे क्या है इन लोगों का मैकेनिज्म, उनका नेगेटिव नेगेटिव पोल रिपल होता है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर आपने लगा दिया तो ये अट्रैक्ट कर जाते हैं, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आके लगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, पर एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला आया। देखो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, पर यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है, उसका एक बॉन्ड शॉर्टेज है, तो उसको और एक बॉन्ड चाहिए, तो बॉन्ड चाहिए तो यहाँ से ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले से या फिर इस वाले से, कहीं से भी प्रोटॉन ले सकता है। तो ये कहाँ से जनरली प्रोटॉन लेता है ना, जहां तरफ लेस हाइड्रोजन होंगे,
जिस तरफ लेस H प्लस होंगे वो उसी तरफ से जनरली लेता है। तो यहाँ पर 2 H प्लस थे, यहाँ पर 3 थे, तो ये 2 वाले से एक ले लिया और इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। हो गया, ये है इन, ये है ऑल। ये एसिडिक प्रोसेस में हुआ। अभी सर बेस देंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि सर बेस में क्या हमें मिलता है? OH माइनस आयन। एक बेस क्या होता है जो हमें OH माइनस आयन देता है? सिंपल बेस जो आपको पता है वो है NaOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और या फिर KOH। ये सब लोग देंगे हमें OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन जब आएगा तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनवा देगा। अगर कार्बन के ऊपर सर नेगेटिव चार्ज आ गया तो स्टेप 2 में क्या होगा ना, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। हाँ कि नहीं? समझ आया सेकंड स्टेप? फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा ना, एक मीडियम में हमारा वाटर है, ये जो वाटर है मीडियम में, ये जो वाटर है मीडियम में, तो इस वाटर को अटैक करेगा ये वाला नेगेटिव चार्ज, पिछली बार की तरह जैसे ही प्रोटॉन को अटैक कर रहा था। तो यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा और ये OH माइनस होके निकल जाएगा। यहाँ से ये वाला H प्लस को ले लेगा, प्रोटॉन मतलब H प्लस है, यहाँ से ये वाले H प्लस को ये ले लेगा और ये OH माइनस होके निकल जाएगा। देखो यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, इनॉल, ओके। तो बेस के प्रोसेस में 3 स्टेप में होता है और एसिड के प्रोसेस में 1 स्टेप में होता है, बट सेम चीज होता है। यहाँ पर भी आप एसिड वाले में भी 2-3 स्टेप कर सकते हो, चाहे तो लंबा करके अपने मैकेनिज्म को, या फिर आप एक स्टेप में दिखा भी सकते हो। और ये आखिरी वाला जो रिंग चेन आइसोमर्जिम, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है बेटा। देखो एक स्ट्रेट चेन है, ये क्या है? स्ट्रेट, सीधा है ना, स्ट्रेट चेन इसे बोलते हैं। एक स्ट्रेट चेन के साथ अगर एक रिंग चेन का काउंट मिले, कौन सा काउंट मिले? अपने एटॉम या फिर ये का पूरा सेम स्ट्रक्चर या फिर सेम फॉर्मूला मिले, तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन में ये है प्रोपीन और ये है साइक्लोप्रोपेन, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहे हैं, तो ये दोनों को हम बोल सकते हैं आइसोमर। और इसको कौन से कैटेगरी के आइसोमर में रखेंगे ना? रिंग चेन आइसोमर में रखेंगे। वैसे ही अल्किनॉल और साइक्लिक ईथर, इसको भी हम रखेंगे कौन से कैटेगरी में? रिंग चेन कैटेगरी में। और क्या रख सकते हैं इसको हम? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्जिम में भी रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर OH है और यहाँ पर ईथर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ईथर है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ है तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्जिम। तो रिंग चेन आइसोमर्जिम एक स्पेशल फंक्शनल आइसोमर्जिम है। इस पॉइंट को अपने कॉपी में बार बार अंडरलाइन करके लिखो, ओके। तो यहाँ तक हमारा बेसिक्स था आइसोमर्जिम का। अगर होप आप लोगों को सबको समझ आया, किसी को अगर नहीं समझ आया तो पूछो, फिर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो। अब हम आज का जो हमारा पार्ट है इसे पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्जिम। स्ट्रक्चरल आइसोमर्जिम छोटा छोटा पार्ट था, अभी स्टीरियो आइसोमर्जिम में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना है। क्या है? पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। कंपाउंड्स having the same molecular or structural formula but showing different property due to relative arrangement of atoms in space or 3D structure is known as stereoisomers। तो अगर हमारा नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहा, स्ट्रक्चर भी सेम रहा कंपाउंड का, मतलब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्जिम होने का चांस ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर भी सेम रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसका जो रिलेटिव 3D अरेंजमेंट है, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में वहीं पर चेंज हुआ और ये एक को हमने स्टीरियो आइसोमर्स बोला। और इस जो प्रोसेस को हमने क्या बोला ना? स्टीरियो आइसोमर्जिम। सर क्या स्टीरियो आइसोमर्जिम उतना ही है? नहीं, स्टीरियो आइसोमर्जिम भी 2 टाइप्स में आते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिम और ऑप्टिकल आइसोमर्जिम, ओके। 2 बेसिक टाइप में आते हैं, आपका इतना कुछ एग्जाम में नहीं आता, पर मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा जितना भी हमारा एंट्रेंस के लिए जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस ट्रांस। तो पहले हम सिस ट्रांस टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिम को देखते हैं। ये देखो डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। ये जो बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहा तो इसको हम बोलेंगे सिस। अगर ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में रहा तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। वही सिमिलरली यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो सिस ट्रांस के लिए? साइक्लिक में यहाँ पर अगर सेम साइड में रहा सिस
अरे ये जो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन मतलब बॉन्ड हमारे तरफ बाहर आ रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है बॉन्ड हमारे तरफ अंदर जा रहा है, हमारे से अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और ये जो बॉन्ड है स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो इसलिए हमें इसे ट्रांस बोला। और whereas ये दोनों बाहर आ रहे हैं इसलिए हमने इसको सेम या फिर सीस बोला। यहाँ पर देखो ये दोनों ही प्लेन में है, इसको हमने सीस बोला, और यहाँ पर प्लेन के इस तरफ एक है और इस तरफ एक है, तो इन दोनों को हमने ट्रांस बोला। ओके, तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर सकते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा। अभी देखो आल्डोक्सिम में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। एक होता है यहाँ पर लोन पेयर की वजह से, ये देखो ये लोन पेयर अगर इस तरफ रहा आर ग्रुप के तरफ, तो इसको हम बोलेंगे सिनोक्सिम। अगर ये लोन पेयर आर ग्रुप के विपरीत डायरेक्शन पे रहा, ओके, ये लोन पेयर अगर आर ग्रुप के विपरीत डायरेक्शन पे रहा तो इसको हम बोलेंगे एंटीऑक्सिम। ओके, और यहाँ पर देखो ये जो सीस और ट्रांसफॉर्म कैसे है ना, यहाँ पर इस बॉन्ड को देखो ये ऑपोजिट में है, तो ट्रांस मतलब ऑपोजिट होता है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस वाला, और इसको हम बोलेंगे सिस वाला, बिकॉज ये लोग सेम साइड में है, ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है। हाँ कि नहीं बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? और एक बार मतलब इस बुक को पढ़ो, ये अच्छा बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, जिनने स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स दिया गया है, थोड़ा इसको रीडिंग कर लेना। क्या रीडिंग करना है ना सर? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्म का ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट होता है सिस फॉर्म से बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है ना, सिस फॉर्म में ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होता है ट्रांसफॉर्म से बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाई पोलैरिटी ऑफ द सिस कपल। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है ना, सिस आइसोमर्स आर ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर्स, द मॉलिक्यूलर molecules of the trans isomer are tightly held in the crystal lattice than the corresponding cis isomer. Okay, फिर स्टेबिलिटी में क्या हमें पढ़ना है कि ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन cis isomer because greater van der Waals forces between the groups। तो यहाँ पर ये जो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को भी थोड़ा थोड़ा देख लेना। अभी हम चलते हैं सिस ट्रांस के अलग अलग रूप पे, कैसे हम सिस ट्रांस डिटरमाइन करेंगे, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सिस क्यों स्टेबल होता है क्यों नहीं होता है, इसको चलेंगे। ओके, सिस ट्रांस सिस्टम के बाद, सिस ट्रांस सिस्टम के बाद उसका एक डेवलप्ड सिस्टम हमारे पास आया, ई जेड नोमेनक्लेचर सिस्टम, ई जेड। ओके, ई जेड सिस्टम सर क्या है? ई फॉर जर्मन में ई का मतलब एंटेज, सॉरी हाँ एंटेजेजन, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट, मतलब ये ट्रांस है, ई है ट्रांस, ई फॉर ट्रांस, और जेड जर्मन में जूशामेन, इसको हम बोलते हैं टुगेदर, तो ये है सेम या फिर सीस। तो यहाँ पर सिस ट्रांस मत बोलना, यहाँ पर इजेड बोलना। यहाँ पर हमें बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करना पड़ता है, जो डबल बॉन्ड के चारों तरफ जो एटम्स होते हैं, यहाँ पर जैसे 4 एटम्स हैं डबल बॉन्ड के चारों तरफ, यहाँ पर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करना पड़ता है। तो नॉर्मली जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, यहाँ पर आपको पीरियडिक टेबल याद होना चाहिए। पीरियडिक टेबल जिसको याद है वो अपना अच्छे से कर सकता है ये वाला पार्ट। कैसे ना, मुझे आप बताओ कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रायोरिटी में रहेगा। तो यहाँ पर बताओ इस साइड में मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड में बताओ और लेफ्ट हैंड साइड में बताओ। राइट हैंड साइड में फ्लोरीन और आयोडीन के बीच किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कौन बता सकता है? फ्लोरीन और आयोडीन के बीच किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कोई तो बता दो भाई, फ्लोरीन और आयोडीन के बीच। किसको नहीं पता? आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको मिला प्रायोरिटी नंबर 1, इसको मिला प्रायोरिटी नंबर 1। अभी हमारे प्रायोरिटी नंबर 1 दोनों ही सेम साइड में है या फिर नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे, सेम अगर हुआ तो जेड फॉर्म, इसको हम बोलेंगे जेड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, पीरियडिक टेबल में पता नहीं है आपको क्लोरीन कहाँ है, ब्रोमीन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन क्या है, ये सब पता नहीं तो कैसे करेंगे हम केमिस्ट्री आगे? पढ़ो भाई पढ़ो। फिर
यहाँ पर देखो कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। द प्रायोरिटी कैन बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जहां पर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। अगर एटॉमिक नंबर भी सेम आ गया तो उसके बाद फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी हम कैसे करेंगे ना, उसके नेक्स्ट एटॉम को देखेंगे, उसका अगला एटॉम अगर लोअर प्रायोरिटी में है तो उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे, अगर उसका अगला हायर एटॉम है तो उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे, अगला अगर लोअर है तो लोअर प्रायोरिटी देंगे, अगर हायर एटॉम है उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर का है तो उसको हम देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा देख लो, यहाँ पर किसको आप हायर प्रायोरिटी दोगे, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच फ्लोरीन को दोगे, और यहाँ पर ब्रोमीन और कार्बन के बीच ब्रोमीन को दोगे। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं ई फॉर्म। ओके, या फिर ट्रांसफॉर्म भी आप बोल सकते हैं, बट इसको हम ई फॉर्म बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं किया जाता। ऐसे करके हम वेरियस कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं ई जेड फॉर्म। ओके, यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ई जेड फॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ई जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ई जेड और सिस ट्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, हर साल, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। अभी देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स का आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, आइसोमर्स दैट इज सिमिलर मॉलिक्यूलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग डिफरेंस ओनली इन द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब इनका सब कुछ सिमिलर है, इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, 3D अरेंजमेंट भी सिमिलर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, और प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, बट इन लोगों का एक प्रॉपर्टी वेरी करता है, वो क्या है ना, बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इन लोगों को बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, अभी देखो वेरियस टर्म्स यूज्ड इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये जो टर्म्स यूज है ये खुद थोड़ा देख लेना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है ना, जिस लाइट को हम अगर डालें तो अपना मॉलिक्यूल रोटेट करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है ना, राइट हैंड साइड में या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले को हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। लिबोरोटेटरी क्या होता है, नेगेटिव साइड में या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले को हम लिबोरोटेटरी बोलते हैं। लिबोरोटेटरी को हम स्मॉल एल डिनोट करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को स्मॉल डी डिनोट करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को, लिबोरोटेटरी को स्मॉल एल डिनोट करते हैं। फिर कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है ना, जहां पर एक सेंटर होता है और उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, सेंटर के चारों तरफ हमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे कायरल सेंटर। 1 मिनट गाइस। ओके, तो कायरल मॉलिक्यूल को आराम से देखो, यहाँ पर और भी बहुत सारे टर्म्स है हमें देखना है। तो कायरल सेंटर किसे बोलते हैं ना, जहां पर एक सेंटर, एक कार्बन पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हो, 4 डिफरेंट कार्बन फंक्शनल ग्रुप लगे हो, 4 डिफरेंट। ओके, यहाँ पर कौन कौन 4 डिफरेंट है ना, यहाँ पर सारे एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप है OH, यहाँ पर एक एसिड ग्रुप है COOH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। बट अकायरल सेंटर कैसे बोलेंगे ना, जहां पर 3 से कम है, 4 से कम डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों सेम ग्रुप है, इस तरफ भी मिथाइल इस तरफ भी मिथाइल, पर यहाँ पर एक एसिड, यहाँ पर एक, यहाँ पर अगर आप एक मिथाइल को हटा के और कोई दूसरा ग्रुप लगा दोगे तो ये कायरल सेंटर बन सकता है। ओके, बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ, कायरल सेंटर क्या होता है और अकायरल सेंटर क्या होता है। ओके, कायरल मीन्स सिमेट्री और अकायरल मीन्स असिमेट्री, ये थोड़ा दिमाग में रखो। अभी देखो यहाँ पर कुछ कायरल सेंटर्स का एग्जांपल दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से आप प्रैक्टिस करना। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ये सब हायर चीजें हैं, बस स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला हमें सीखना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना, अगर एक प्लेन, अगर एक इमेजिनरी प्लेन अपने मॉलिक्यूल को 2 हाफ्स में कट करता है तो उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अकायरल मॉलिक्यूल के पास ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, कायरल मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ओके,
अभी देखो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने तरह के हैं? पहला है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में एनांशियोमर, और दूसरा है डायस्टेरियोमर्स। एनांशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। बच्चों कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, या मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ? फास्ट पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को? कुछ समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? एनांशियोमर में हमें एनांशियोमरिक पेयर्स मिलते हैं, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड है जो कि एक कायरल सेंटर है। यहाँ पर देखो ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा यहाँ पर चार डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड है। और यहाँ पर आप इसका मिरर इमेज ले सकते हैं, इसको हम मिरर बोलते हैं। इस चीज को हम मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर, अपने घर में जो मिरर रखा हुआ है वहीं पर आप इसका मिरर इमेज ले सकते हो, और आपको ये अल्टरनेट दिखेगा। तो ये है एल लैक्टिक प्लस, या फिर लिवोरोटेटरी, ये है माइनस डिक्स्टर, सॉरी ये लिवोरोटेटरी, ये डिक्स्टरोटेटरी प्लस। ओके, और ये जो कैपिटल एल कैपिटल डी का मतलब कुछ अलग है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो कैपिटल एल कैपिटल डी का मतलब कुछ अलग है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, शायद इस चैप्टर में या फिर अगले चैप्टर में। फिर यहाँ पर देखो एनांशियोमर्स का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। फिर उसके बाद डायस्टेरियोमर्स, कुछ मॉलिक्यूल्स में दो से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, तो वहां पर हम ये डायस्टेरियोमर वाला कॉन्सेप्ट डालते हैं, और वहां पर डिफरेंट टाइप्स के हमें स्टेरियो आइसोमर्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के स्टेरियो आइसोमर्स मिलते हैं। देखो यहाँ पर दो कायरल सेंटर हैं, ये वाला पहला वाला कायरल सेंटर है, और ये दूसरा कायरल सेंटर है। सिमिलरली यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, ऐसे करके यहाँ पर दो दो कायरल सेंटर है हर जगह। तो इन लोगों को हम डायस्टेरियोमर बोल सकते हैं, और यहाँ पर ईच पॉइंट में हम एनांशियोमर एक पेयर भी बना सकते हैं। बाहर बहुत शोर है बच्चों, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्या करें। अभी देखो कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी आइसोमर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मेजो कंपाउंड्स। मेजो कंपाउंड में क्या होता है ना, जितने डेक्स्ट्रोरोटेटरी अमाउंट है उतना ही अमाउंट का लिबोरोटेटरी है। तो यहाँ पर नेट रोटेशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, या फिर जीरो हो जाता है, जीरो बट्टे सन्नाटा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मेजो कंपाउंड या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यहाँ पर क्या होता है ना, इंटरनल कंपनसेशन होता है। देखो मेजो टार्टरिक एसिड में क्या होता है ना, इस पार्ट, ये वाला पार्ट जितना घूमता है इस तरफ, ये वाला पार्ट उतना घूमता है उसके तरफ। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये है मेजो टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ होता है, स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, चींटी, चींटी जो पिंपुड़ी का मूल्य कौन हो, टार्टरिक एसिड। तो चींटी या फिर पिंपुड़ी के जो डंक या फिर स्टिंग में वहां पर टार्टरिक एसिड होता है, जो कि आपको माइल्ड पेन फील कराता है जब आपके बॉडी में एक चींटी काट देता है। चींटी काटा है कि नहीं काटा है आप लोगों को? फिर रेसिमिक मिक्सचर क्या है ना, अगर आप इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स लेते हो, और ये तो उसको ही हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये देखो एक डी फॉर्म है, ये एक एल फॉर्म है, और यहाँ पर क्या होता है ना, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। वहां पर इंटरनल कंपनसेशन होता था, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच कंपनसेशन हो जाता था, बट यहाँ पर ये जो एल डी वाला इस एल वाले को न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर में एनांशियोमर्स पेयर का रेशियो 1:1 होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर डीएल आइसोमर्जिम है, जो कि आपके कोर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। थ्रियो एरिथ्रियो है, फिशर प्रोपेगेशन वगैरह वगैरह, ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आरएस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको होमवर्क में देता हूँ कि आप ऑप्टिकल आइसोमर्जिम ना पढ़े, आप ऑप्टिकल के पहले तक पढ़ ले, यहाँ तक 18.2 तक। ऑप्टिकल को हम अगले क्लास से फिर से शुरू करेंगे अच्छे से, नए तरीके से, और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते जाएंगे हम ऑप्टिकल्स के। और ऑप्टिकल का क्वेश्चन एक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्जिम जो है आप लोगों के लिए, मतलब बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। यहाँ तक कि नीट जेईई एग्जाम में भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप आगे केमिस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इसको एक पूरा सेपरेट क्लास देके डिस्कस करेंगे। यहीं पर अपना क्लास खत्म करते हैं, उसके पहले, उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे अभी पूछ लीजिए।